हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा लास्ट चैप्टर 12th जो बचा है, संविधान का निर्माण आज़ादी के बाद का ये चैप्टर है, नए युग की शुरुआत। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई व पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानीपूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजिमी था। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद दी है। दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास किया है। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसौदे के एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली और संविधान सभा दिसंबर 1949 में 30 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। और यहाँ पे हमें संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए दिखेंगे, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और भी जो संविधान निर्माता यहाँ पे हैं वो हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिनमें 165 दिन बैठकों में गए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें इसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं सारे, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो 11 सत्र और 165 बैठकें होती हैं। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां मसौदे को सुधारने और संवारने में काम आती थी। राजनीति शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने के बाद आप ये जान चुके होंगे कि भारत का संविधान कैसा है। आप देख चुके हैं कि आज़ादी के बाद इस संविधान की क्या उपयोगिता और सार्थकता रही है। इस अध्याय में हम संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान हुई गहन परिचर्चा को जानेंगे, और यदि यह संविधान सभा में उठने वाली आवाज़ों को सुनने का प्रयास करेंगे तो हमें उन प्रक्रियाओं का अंदाज़ा लग जाएगा जिनके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया और एक नए राष्ट्र की कल्पना साकार हुई। यानी किस तरह से एक बहुत ही लंबे समय के बाद हर एक चीज़ को बारीक से बारीक समझने के बाद हमारे संविधान का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है उथल पुथल का दौर। संविधान निर्माण के पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोह भंग का भी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया, किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे। 1946 के बसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलनों का एक अहम पहलू था। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिशों में नाकामयाब होते जा रहे थे। और अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाले दंगे और फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। बर्बर हिंसा का यह विभत्स नाच भीषण जनसंहारों के साथ हुआ और इसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू व सिखों के लिए यह एक निर्मम चुनाव का क्षण था और उनके सामने यह तत्क्षण मृत्यु तथा पुरानी पीढ़ियों को जड़ों से उखड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे, मुस्लिम पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ तो हिंदू सिख
पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे और रास्ते में ही मर गए। नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देसी रियासतों को लेकर थी। ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही लेकिन काफ़ी आज़ादी थी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई। एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा था कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। संविधान सभा की बैठकें इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी और बाहर जो कुछ चल रहा था उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी भला अछूता कैसे रह सकता था। यहाँ पे हमें एक और पिक्चर दी गई है। यहाँ पे 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में बोलते जवाहरलाल नेहरू। इसी समय नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसकी शुरुआत की पंक्तियाँ इस प्रकार थी कि बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है, यानी स्वतंत्रता की रात जब 15 अगस्त की सुबह होने वाली थी। यहाँ पे विनाश और उथल पुथल की छवियाँ संविधान सभा के सदस्यों को लंबे समय तक परेशान करती रही। देखिए, विभाजन की वजह से बहुत ज़्यादा उथल पुथल उस समय देश में हो रही थी और उसी समय संविधान निर्माण भी इन लोगों को करना था, तो बहुत ज़्यादा दुविधा की घड़ी यहाँ पे देश के लिए थी। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके पश्चात प्रांत के संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई। लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे और वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही थे, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष। राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौतों की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे। दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई। यहाँ पे हमें संविधान सभा का अधिवेशन दिखाई दे रहा है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हैं। ये देखिए, ये सभा का अधिवेशन यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्षों के बारे में हम पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को लेकर के। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ हमारे लेफ्ट में हैं और राइट में हैं उनके अध्यक्षों के नाम। सबसे पहले देखिए, वेरी इम्पोर्टेंट, नियम समिति। नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी संघ शक्ति संघ संविधान इन दोनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से हम इसको याद भी करेंगे साथ के साथ। संघ संविधान का पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए और प्रांतीय संविधान में वल्लभ भाई पटेल।
संचालन समिति फिर से राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संचालन और नियम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे। प्रारूप समिति के तो सबको पता ही है, बहुत ही फेमस है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। झंडा समिति के JB कृपलानी, देखिए जे से झंडा, जे से JB कृपलानी, इस तरह से याद रखेंगे। राज्य समिति के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संघ शक्ति समिति, इसके अलावा संघ संविधान समिति और राज्य समिति, इनके होते हैं जवाहरलाल नेहरू। प्रांत संविधान समिति, इनके होते हैं वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा परामर्श समिति, फिर से वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय और परामर्श दोनों समितियों के वल्लभ पटेल। और सर्वोच्च न्यायालय समिति S वरदाचार्य। मूल अधिकार उप समिति के फिर से JB कृपलानी। झंडा समिति और मूल अधिकार दोनों के JB कृपलानी होते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के होते हैं HC मुखर्जी। और संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष होते हैं MN वेंकटाचलैया। तो ये संविधान की जो समितियां और इनके अध्यक्ष हैं, इनको आप बार बार पढ़ेंगे तब जाके आपको ये मुंह पे याद होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एज इट इज़ बनते हैं। फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य आवाज़ें। संविधान सभा में 300 सदस्य थे, इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, तीनों तो कांग्रेस के सदस्य थे। जिनमें से एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसको नेहरू ने पेश किया था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? नेहरू ने। और उसी का जो हमारा भाग है वो संविधान की प्रस्तावना होती है। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा। अब जब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तिरंगे झंडे का उस समय प्रस्ताव किसने पेश किया, तो वो भी नेहरू ने ही किया, ये भी हमको याद रखना है। और इसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा, यानी फाइनल जो आज के दिन में हमारा तिरंगा है उसका प्रस्ताव भी नेहरू ने पेश किया था। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में भी भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी संविधान सभा के यहाँ पे हमें अध्यक्ष पूछ लिए जाए, जो स्थायी अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद है। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, ये जिम्मेदारी किसकी होती थी? अध्यक्ष की। तो कांग्रेस के स्त्री गुट के अलावा प्रख्यात विधिवेता और अर्थशास्त्री BR अम्बेडकर, यानी 6 महत्वपूर्ण में से 3 तो कांग्रेस के हो गए, चौथे हो गए BR अम्बेडकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी इनको जानते हैं। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया, यानी उन्होंने किसका पद संभाला? विधि मंत्री का। और इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया, अभी हमने देखा। और उनके साथ 2 अन्य वकील भी थे, एक गुजरात के KM मुंशी और मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी, इनमें से एक थे BN राव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन थे? ये भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? BN राव, संवैधानिक सलाहकार। उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए। और दूसरे अधिकारी SN मुखर्जी थे, यानी हमारे जो है प्रमुख भूमिका के मुख्य योजनाकार जो हैं ये थे SN मुखर्जी, जो प्रमुख योजनाकार होता है। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारे पैराग्राफ हैं। और उसके बाद अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए और यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर, भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं, इन सभी प्रश्नों पर भी विरोधी विचार हम यहाँ पे देखेंगे।
B.R. अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा का संचालन करते हुए हमें यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई देते हैं। इनकी छवि ही एक अलग ही हमें दिखती है। ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हमें दिख रहे हैं B.R. अम्बेडकर, कहीं से भी हम इनको पहचान सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान की दृष्टि। यहाँ पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं हमारे, जो हमें याद करने हैं और जहाँ पे एज इट इज़ क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। नमस्कार।